सो सबसे पहले ये बात देख लेते हैं कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जो कि ट्रैवल करती है थ्रू एयर, और किस तरीके से करती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कंप्रेस होते हैं और खींचते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर खींचते हैं, और इस तरीके से साउंड आगे की तरफ ट्रैवल करता है। तो देखो कोई भी कंप्रेशन वेव हो तो वो डिपेंड करती है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक कहलाता है उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी है कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा डिपेंड करता है उसकी मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि जो उसे रोक रही है। सो देयर आर टू फैक्टर्स, नंबर वन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और दूसरा है जो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। अच्छा, ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, क्योंकि हम बात एयर की कर रहे हैं, तो वो कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या है? देखो बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव रेशो है, ठीक है, नेगेटिव तो है, और रेशो लिया जाता है किस चीज़ का, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि डेल्टा पी को डिवाइड करा जाता है डेल्टा वी अपॉन वी से। और क्योंकि एक बात जहन में रखो कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो मतलब इन दोनों का रेशो हमेशा नेगेटिव आता है। तो हमने नेगेटिव साइन इसी वजह से लगाया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको तो हम शो कर देंगे बल्क मॉड्यूलस के साथ, और जो मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही होती है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है बल्क मॉड्यूलस के साथ और इन्वर्सली रिलेटेड है डेंसिटी के साथ, ठीक है। फिर देखो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने काम करा इसके ऊपर वो था न्यूटन। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या अज्यूम किया? सबसे पहली बात देखो, न्यूटन ने अज्यूम किया कि जब साउंड ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किसी मीडियम से, तो उसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो हम अप्लाई करते हैं लॉ वो कहलाता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में रिलेशन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कभी भी फाइंड किया जाए तो वो कांस्टेंट आता है, जबकि टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ड्राइव किया कि भाई अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ तो बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसकी डेरिवेशन का नतीजा ये निकला कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो बल्क मॉड्यूलस है वो बराबर होता है प्रेशर के, ठीक है। तो उसने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करा दिया बल्क मॉड्यूलस की जगह प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रॉ। P किसे शो कर रहा है? P शो कर रहा है प्रेशर को, और रॉ शो कर रहा है डेंसिटी को। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब जब न्यूटन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट करी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एयर की डेंसिटी की वैल्यू पुट करी, तो जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स कुछ अलग थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फार्मूला और ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उससे हमारा आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के फॉर्मूले से क्या आंसर आ रहा है? 280 मीटर पर सेकेंड। और हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हम पता करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके जरिए हम पता करते हैं, तो उसका आंसर आता है 332 मीटर पर सेकेंड। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है 332 और 280 में। लेकिन क्योंकि उसका कोई और फॉर्मूला नहीं था और जाहिर सी बात है न्यूटन का जो ज़माना था, तो न्यूटन ने एक बात कही है तो फिर कोई छोटे मोटा साइंटिस्ट तो वैसे भी आगे अपनी बात नहीं रख सकता था। तो हुआ ये कि उस फॉर्मूले को काफ़ी टाइम तक यूटिलाइज़ किया गया और बस एरर कैलकुलेट कर लिया गया कि एरर कितना आता है, कितना परसेंट आता है। तो उस एरर की कैलकुलेशन को ऐड करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लिया करते थे। बट आफ्टर न्यूटन्स डेथ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने इसमें करेक्शन करी, और अब हम बताने वाले हैं वही करेक्शन। वो करेक्शन कहलाती है लाप्लास करेक्शन, ठीक है। एक साइंटिस्ट था लाप्लास, उसने एक गलती निकाली जो न्यूटन ने गलती करी थी फॉर्मूला ड्राइव करने में। और वो गलती क्या थी? न्यूटन ने अज्यूम करा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, जबकि ऐसा नहीं है। लैप्लास ने उसे करेक्ट करा। लैप्लास ने कहा कि भाई ये जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है थ्रू एयर, ये इतने रैपिड होते हैं, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है ये इतना रैपिड होता है कि टेम्परेचर को चेंज होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन ये एक बात ये है कि अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना उस मीडियम का। मतलब कि अगर किचन से साउंड आ रहा है बाहर की तरफ, तो किचन का साउंड जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, या फिर अगर एक कोल्डर टेम्परेचर के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। लेकिन हाँ, लेप्लास ने ये कहा कि भाई अगर हम ये देख लें कि साउंड ट्रैवल करता है एट रैपिड स्पीड, बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, तो एनर्जी को टाइम नहीं मिलता ट्रांसफ़र होने का।
यानी कि ना तो एनर्जी एंटर होती है उसमें वेव में और ना ही उससे बाहर निकलती है। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं कहते, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना सिस्टम से निकलती है ना सिस्टम में आती है, और ऐसा ही होता है। और फिर जब लैप्लास ने अप्लाई किया बॉयल्स लॉ की जगह उसने, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि बॉयल्स लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आइसोथर्मल में तो बॉयल्स लॉ डिफरेंट है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जबकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर जो है ना बॉयल्स लॉ थोड़ा सा चेंज है और वो है पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जबकि गैमा क्या है, गैमा एक रेशो है जो कि कांस्टेंट रेशो आता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर डायटॉमिक गैस, और वो होता है रेशो बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि Cp अपॉन Cv। और फिलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर लेवल पर, क्योंकि फिजिक्स में हमें इतना ही पता होना चाहिए कि फॉर डायटॉमिक गैस जो कि एयर है, गैमा हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू 1.40। ठीक है, तो फिर क्या किया, जब लैप्लास ने इस फॉर्मूले को ड्राइव करा तो फिर देखा कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है, तो न्यूटन के मुताबिक पी के बराबर आ रहा था, लैप्लास के मुताबिक वो बराबर आया गैमा पी के बराबर। तो जो नया फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो फॉर्मूला बना v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी अपॉन रॉ। अब क्या किया गया, दोबारा से वैल्यूज पुट की गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01, 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, और गैमा की वैल्यू 1.40 और डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जब पुट की गई तो जो आंसर आया वो बिल्कुल सही था। और स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट उतनी हुई जितना के होती है, यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे तो 332 मीटर पर सेकंड आएगी, और एक्सपेरिमेंटली भी इतनी होती है। और जो लैप्लास ने निकाली एट रूम टेम्परेचर वो आ गई 343 मीटर पर सेकंड, जो कि थी करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखो कि एक हिस्टोरिक बात थी कि न्यूटन का ड्राइव किया हुआ फॉर्मूले में जो गलती थी वो एक साइंटिस्ट ने बताई, और फिर इस तरीके से फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें करेक्ट मिला, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी अपॉन रॉ। तो देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट है क्या। हम लोग यहाँ पर डॉपलर्स इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू साउंड, सो मैं अपनी डिस्कशन को साउंड तक ही बाउंड रखूँगा। ठीक है, सो डॉपलर्स इफेक्ट का मतलब है किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी के अंदर अपेरेंट चेंज आना ड्यू टू द मोशन ऑफ लिसनर और ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी में ज़ाहिरी तौर पर एक फ़र्क सुना जा रहा हो, और वो फ़र्क जो सुना जा रहा हो वो दो वजह से हो, या तो लिसनर की मोशन की वजह से हो, या तो जो सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है उसकी मोशन की वजह से हो, तो ये जो तब्दीली आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में उसी को कहा जाता है डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी मिसालें देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एम्बुलेंस है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और क्योंकि एम्बुलेंस उसके करीब जा रही है तो आप ये देखोगे कि उस शख्स को जो है वो बहुत जल्दी जल्दी साउंड रिसीव हो रहा है, जो साउंड रिसीव हो रही है बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। अब जैसे ही एम्बुलेंस जो कि सोर्स ऑफ साउंड है उसको क्रॉस करती है तो यही जो वेव्स हैं वो उसे बहुत देर में मिल रही हैं। देखो अब मिल रही है और फिर देर से मिल रही है, तो आप देखोगे कि जब करीब जा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, और जब दूर जा रही है सोर्स ऑफ साउंड तो फ्रीक्वेंसी उसके लिहाज से कम हो रही है। यह है जब सोर्स मूव करती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। और अगर देखो सिर्फ और सिर्फ लिसनर मूव करता है तो क्या होता है, देखो लिसनर रुका हुआ है तो वेव्स उसके पास एक टाइम से पहुंच रही हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है इन वेव्स की, लेकिन अगर यही लिसनर मूव करना शुरू कर देता है तो ये वेव्स उसे जल्दी जल्दी मिलेंगी, जिससे वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। और जैसे ही वो अवे मूव करने लगता है उस सोर्स ऑफ साउंड के, तो आप देखोगे उसे जो वेव है वो देर से मिल रही है, और देर से मिलने का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम। सो मिसालें आप समझ गए। अब देखो इसके जो है वो टोटल 3 केसेस हैं जिसको मैंने डिवाइड करा है, हर एक केस को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि टोटल 6 केसेस हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। और 6 केसेस की तरह से अगर याद करोगे तो ईजी हो जाएगा समझना। सो 1 बाय 1 देखते हैं इन तमाम केसेस को। सो केस 1A, इसमें क्या है, एक लिसनर है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है ना, एक लिसनर है, ये यहाँ पर एक लिसनर है, फॉर एग्जांपल हम उसको शो कर देते हैं L से, और यहाँ पर एक सोर्स है जिसे हमने शो किया हुआ है S से, जिससे साउंड वेव्स इमिट हो रही हैं, और एक ख़ास डिस्टेंस के साथ आप देख सकते हो उनके वेव फ्रंट जो हैं वो एक ख़ास डिस्टेंस के साथ हैं, और जो साउंड की वेलोसिटी है वो ऐसे बाहर की तरफ हमें नज़र आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो लेट अस कंसिडर द लिसनर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, और जो लिसनर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी VL है, यानी कि इस तरफ जो वेलोसिटी है लिसनर की वो जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड की तरफ, और उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है जिसको हमने शो करा है VL से।
द स्पीड ऑफ साउंड इज़ v, स्पीड ऑफ साउंड मैंने बताया उसको हम शो कर रहे हैं v से। सो इन दिस केस द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर इज़ न्यू डैश, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पर न्यू डैश से, और आप एफ डैश से भी शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल इसका सिंबल है वो है न्यू, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा न्यू डैश। सो एज वी नो दैट v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये आ गया v अपॉन न्यू, ठीक है। न्यू इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। और फिर अगर हम इसी फॉर्मूले से हम न्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो जब लैम्डा डिवाइड हो जाएगा सो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। ये जो फॉर्मूला आया है न्यू, जो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा था, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को या रियल फ्रीक्वेंसी को। सो अगर रियल फ्रीक्वेंसी शो की जा रही है v अपॉन लैम्डा से, सो आगे हम देख लेते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ साउंड फॉर द लिसनर विल बी v प्लस वी एल। अब देखो अगर तो लिसनर रुका हुआ था तो जो साउंड उसको मिलेगा वो मिलेगा v स्पीड के साथ, लेकिन अगर लिसनर ही करीब जा रहा है तो साउंड वेव्स उसे जल्दी जल्दी मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था। कितनी जल्दी जल्दी मिलेंगी तो वो डिपेंड करता है इस लिसनर की वेलोसिटी के ऊपर, जिसे हम किसे शो कर रहे हैं, जिसे हम शो कर रहे हैं वी से। सो जो अपेरेंट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो हो जाएगी v प्लस वी एल। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस वी एल है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, जो कि मैं बता रहा था। ये अगर रियल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू की जगह पे हम लिखेंगे न्यू डैश, v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v की जगह पे हम लिखेंगे v प्लस वी एल, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है और वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। याद रखो लिसनर करीब जाए या दूर जाए उससे दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये जो लैम्डा है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। सो हमने लिख दिया यहाँ पे न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस वी एल अपॉन लैम्डा। सो ये जो लैम्डा की वैल्यू है v अपॉन न्यू, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर लैम्डा की जगह पर। सो ऊपर लिखा है v प्लस वी एल और नीचे आ जाएगा v अपॉन न्यू, और डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये न्यू ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस वी एल अपॉन v इंटू न्यू, यानी कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगी v प्लस वी एल, स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें लिसनर की स्पीड ऐड होगी डिवाइड बाई v, और फिर मल्टीप्लाई होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से। और इससे हमें साफ साफ नज़र आ रहा है जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। देखो कैसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर एक छोटी वैल्यू है, यानी कि एक बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो यकीनन आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो इस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। सो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ा आंसर आएगा, 1 से बड़ा होगा, और न्यू से मल्टीप्लाई होकर न्यू डैश का आंसर ज़्यादा आएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। केस 1b, ठीक है ना, वही जो मैं कह रहा था, मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करा है, तो ये केस 1b है, जबकि लिसनर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। इस मरतबा लिसनर अवे मूव कर रहा है, कंसिडरेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ हमारी एग्जाम्पल का डिफरेंस आ गया। वही सोर्स ऑफ साउंड है, वही साउंड इमिट हो रहा है, लेकिन अब जो लिसनर है वो उससे दूर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी अभी भी उतनी ही है वी, जैसा कि हमारे केस 1a में थी। सो दोबारा से वही काम करेंगे, हमें पता है v बराबर होता है न्यू लैम्डा के, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा v अपॉन न्यू के। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, और फिर इसी से हम फॉर्मूला अप्लाई फाइंड करेंगे फॉर रियल फ्रीक्वेंसी, तो आ जाएगा v अपॉन लैम्डा। ये तो हमें रियल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, साउंड उसे देर से मिलेगा, क्योंकि लिसनर खुद दूर दूर जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड से, तो वेव्स उसे देर में मिलेंगी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v माइनस वी एल, 1a में थी v प्लस वी एल, और उसमें हो जाएगी v माइनस वी एल। और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब इसी से बनाएंगे तो न्यू की जगह पे आ जाएगा न्यू डैश, v की जगह पे आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, और वो क्या है, वो है v माइनस वी एल, लैम्डा अपनी जगह पर, और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ पे हम पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, v अपॉन न्यू, यहाँ पे आ गया v अपॉन न्यू, फिर मैंने बताया डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, न्यू डैश बराबर आएगा v माइनस वी एल अपॉन v, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है न्यू। और इस एक्सप्रेशन से क्या बात साबित हो रही है, इस एक्सप्रेशन से बात साबित हो रही है जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ कम होगी। अच्छा क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर एक छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर एक बड़ी वैल्यू है, यानी कि पूरा जो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा, और वही छोटा आंसर जब न्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप हमारे न्यू डैश का आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू। तो याद रखो, और मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है जब लिसनर सोर्स से दूर जाता है।
सो केस 2A, अच्छा है, जितने केस 2A और B हैं इसके अंदर सोर्स ऑफ साउंड मूव करेगी। सो व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, इस मरतबा लिसनर स्टेशनरी है, सुनने वाला रुका हुआ है और सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रही है। बिल्कुल वही केस है जो कि मैंने आपको एम्बुलेंस वाला समझाया है। लेट अस कंसिडर अ सोर्स ऑफ साउंड मूविंग विद वेलोसिटी Vs, इस मरतबा जो सोर्स ऑफ साउंड की स्पीड है वो है Vs और मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, लिसनर की तरफ जा रही है, लाइक एम्बुलेंस करीब आ रही है लिसनर के। द वेव क्रस्ट डिटेक्टेड बाय द लिसनर आर क्लोज टुगेदर, क्लोज होंगे बिकॉज द सोर्स इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ आउटगोइंग वेव रिजल्टिंग द शॉर्टिंग ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी और इसी वजह से हम ये देखेंगे कि जो वेव क्रस्ट है वो उसे जल्दी जल्दी मिलेगी, वो जो लिसनर होगा। देखो ऐसा कुछ केस होगा क्योंकि सोर्स खुद मूव कर रही है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं, वेव क्रस्ट मिल रहे हैं, वो उसे जल्दी जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, इधर वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी कि दो वेव्स का दरमियान का फासला ज़्यादा है और यहाँ पे दोनों वेव्स के दरमियान का फासला जो है कम है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जबकि लिसनर की वेलोसिटी इस मरतबा 0 है, बाकी सारी कंसिडरेशन वही है। सो एज वी नो दैट v बराबर होता है न्यू लेमडा के, लेमडा बराबर आ जाएगा v अपॉन न्यू के, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। सो रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूले से रियल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v अपॉन लेमडा और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब ये बात याद रखो, ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन सोर्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द vs अपॉन v, ठीक है, सॉरी, अब ये बात याद रखो कि हर वाइब्रेशन के अंदर जो सोर्स ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टू Vs अपॉन न्यू। Vs है किसकी स्पीड, ये है सोर्स की स्पीड, और डिवाइड बाय न्यू जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, अब लेमडा की वैल्यू देखो, लेमडा की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, V अपॉन न्यू के बराबर हो गया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितना वो शॉर्टर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी Vs अपॉन न्यू के बराबर टुवर्ड्स द लिसनर, हर एक के अंदर इतना ट्रैवल करती रहेगी। सो जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, ये बात हमें मालूम है, और कितनी शॉर्ट हो जाएगी उसको हम शो कर देते हैं लैम्डा डैश से। जो शॉर्ट एंड वेवलेंथ है उसको हमने लैम्डा डैश से शो करा। एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल होगी v अपॉन न्यू के, ठीक है, ये बात यहाँ पे हमने जो फाइंड करी उसमें से कितनी शॉर्ट हो रही है, ठीक है, हर एक वाइब्रेशन के अंदर। तो हर एक वाइब्रेशन के अंदर कितनी शॉर्ट हो रही है, एक लैम्डा के बराबर, और वो लैम्डा हम यहाँ पे निकालेंगे अपेरेंट के लिहाज से। सो वो आ जाएगा Vs अपॉन न्यू। सो v अपॉन न्यू माइनस Vs अपॉन न्यू, और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो न्यू एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा v माइनस Vs, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखो कि हमारे पास लेमडा डैश की वैल्यू आ चुकी है v माइनस Vs अपॉन न्यू। अच्छा जी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से जो हम फाइंड करते हैं वो यही होता है, न्यू डैश बराबर होता है v अपॉन लेमडा डैश, और लेमडा डैश की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो लेमडा डैश की वैल्यू पुट करेंगे। सो ऊपर लिखा है v और नीचे लिखा हुआ है v माइनस Vs अपॉन न्यू। अच्छा जी, वही डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा v डिवाइड बाय v माइनस Vs और मल्टीप्लाई में आ गया न्यू, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से क्या बात साबित हो रही है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी से। क्यों, क्योंकि फिर वही बात है, न्यूमरेटर में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, यानी कि आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और जब आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप देखोगे कि जब वो ग्रेटर देन 1 आंसर मल्टीप्लाई होगा न्यू से, तो अपने आप न्यू डैश का आंसर न्यू से ज़्यादा ही आएगा। ये है हमारा केस 2A। नाउ केस 2B देखते हैं, जिसमें सोर्स मूव करेगी अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। सो 2A अगर जहन में है तो बिल्कुल वही कंसिडरेशन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, जो सोर्स है वो अवे जा रही है। देख लो, पहले शॉर्टर वेवलेंथ मिल रही थी, अब वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी उस लिसनर को, वेव देर देर में पहुँचेंगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी उस लिसनर के लिए। फिर वही बात है, v बराबर होता है न्यू लेमडा के, लेमडा की वैल्यू निकाल ली, लेमडा हो गया v अपॉन न्यू, और ये है डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय वन वेव। लेमडा का मतलब ये होता है ना कि एक वेव कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रही है। सो हमने वहाँ पे लिख दिया v अपॉन न्यू, एंड न्यू की वैल्यू इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं हमेशा। सो वो आ जाएगा v अपॉन लेमडा के, लेकिन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये रियल फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से आर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन सोर्स ट्रैवल अ डिस्टेंस, सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करिए हर एक वाइब्रेशन के अंदर, v अपॉन न्यू के बराबर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vs अपॉन न्यू, क्योंकि सोर्स की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा कि सोर्स की स्पीड कितनी है, तो वो आ जाएगा Vs अपॉन न्यू अवे फ्रॉम द लिसनर, यानी कि जो अपेरेंट वेवलेंथ होगी वो बड़ी भी होगी, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। सो जो अपेरेंट वेवलेंथ है लेमडा डैश, वो हम कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल लेमडा v अपॉन न्यू, इसमें प्लस कर देंगे जो कि चेंज आ रहा है, जो कि बढ़ रहा है, Vs अपॉन न्यू। सो आ जाएगा v अपॉन न्यू प्लस Vs अपॉन न्यू, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा v प्लस Vs अपॉन न्यू। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसी फॉर्मूले से आएगी, न्यू डैश बराबर है वी अपॉन लेमडा डैश, और हम क्या करेंगे, लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन न्यू, और डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो न्यू पर चला जाएगा, ये हो जाएगा वी अपॉन वी प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाय न्यू। और क्या साबित हुआ इस एक्सप्रेशन से, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी रियल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। कैसे, दोबारा वही बात, यहाँ पर जब आंसर आएगा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, आंसर हमेशा छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा आंसर, और जब वो न्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप न्यू डैश का आंसर भी छोटा हो जाएगा। नाउ केस 3A देख लेते हैं, ड्राइव नहीं करना है इसे, सिर्फ समझना है, दोनों मूव करेंगे। व्हेन बोथ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो देखो दोनों जो हमारे पास ए वाले केसेस थे ऐड हो जाएंगे, केस 1A ऐड हो जाएगा, केस 2A ऐड हो जाएगा। केस 1A में हमने सीखा था कि लिसनर के करीब जाने की वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है V+VL, और हमने पढ़ा था केस 2A के अंदर कि जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, तो फिर उससे हमने आंसर निकाला था V-VS। तो उन दोनों को अगर एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू V+VL डिवाइड बाय V-VS इंटू न्यू। ड्राइव नहीं करना है इस वाले केस को, लेकिन समझना है, और अगर ड्राइव करना भी हो तो दोनों केसेस को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, केस 1A को और 2A को। अच्छा जी, इस एक्सप्रेशन से क्या बात साबित हुई कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें रैपिड इंक्रीज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से काफ़ी बड़ी होगी, और जब बड़ी वैल्यू न्यू से मल्टीप्लाई होगी तो अपने आप न्यू डैश का आंसर बड़ा ही आएगा। इसी तरीके से केस 3 भी, जिसमें बोथ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। सो इस केस में दोनों बी वाले केसेस ऐड होंगे, 1B और 2B। सो ऊपर आ जाएगा V-VL और नीचे आ जाएगा V+VS इंटू न्यू। ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी, नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी, आंसर अच्छा खासा छोटा आएगा, और वो छोटा आंसर जब न्यू से मल्टीप्लाई होगा तो न्यू डैश का आंसर कम आएगा, यानी कि इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी। So the periodic alternation of sound between a maximum and minimum loudness caused by the superposition of two waves of nearly the same frequencies or are called beats। देखो अगर दो ऐसी waves, ठीक है, दो ऐसी waves ओवरलैप करें, सुपरपोज करें, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है, यानी कि आप समझ लो कि थोड़ा सा फ़र्क है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ में, तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो एक वेव मिलती है जिसके अंदर पीरियोडिकली ऑल्टरनेट होता रहता है साउंड मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस में। यानी कि साउंड की जो लाउडनेस होती है वो बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, और ऐसा पीरियोडिकली होता है, ठीक है, यानी कि आवाज़ का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना। अगर ऐसा हो दो ऐसी वेव्स के मिलने से जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, तो इन बनने वाली वेव्स को कहते हैं बीट्स। ठीक है, कैसे बनती हैं बीट्स वो हम आगे समझते हैं, अभी फ़िलहाल और इसके इंट्रोडक्शन में देख लो। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉक्स। अगर हम दो ट्यूनिंग फॉक्स को वाइब्रेट कराते हैं तो याद रखो जो नंबर ऑफ बीट्स हैं जो कि पर सेकेंड हमें सुनाई देंगे, यानी कि साउंड का बढ़ना और कम होना और फिर बढ़ना जो हमें सुनाई देगा, वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉर्क, जो भी ट्यूनिंग फॉर्क है हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है, द मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दैट द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट इज़ 7 बीट्स पर सेकेंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक इंसानी कान सुन सकता है बीट्स वो हैं 7 बीट्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। अच्छा, जब बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड ज़्यादा हो जाती हैं 7 से, तो फिर हम उन्हें क्लियरली नहीं सुन सकते। हमें साउंड तो सुनाई देगा लेकिन वो हम मतलब बढ़ना और कम होना सुनाई नहीं देगा, तो फिर जो है वो हम मतलब उसको बीट्स मानेंगे ही नहीं, हम उसको एक क्लियर साउंड के तौर पर सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना सुन लेते हैं साउंड, ताकि आप लोग सुनोगे तो फिर बात क्लियर होगी, उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। तो देखो, मैंने एक ऑनलाइन टून जनरेटर ओपन करा हुआ है, ठीक है, ये आपको ईजिली अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने 2 ऑनलाइन टून जनरेटर ओपन करे हुए हैं, ठीक है, एक ये वाला है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 512, और एक ये है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 504 हर्ट्ज़। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ जो कि साउंड होगा 512 वाला। तो पहले आप इसको ऑब्जर्व करो कि ये आवाज़ किस किस्म का है। तो देखो, आपको एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई दे रहा है, ये जो साउंड है ना ये है 512 हर्ट्ज़। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दूसरे वाले ऑनलाइन टून जनरेटर से एक साउंड जनरेट करूँगा और वो होगा 513। ठीक है, पहले मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूँ, यह है 513। अब देखो, जैसे ही मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देखना साउंड
512 तो ऑलरेडी प्ले हो रहा है, अभी 513 और प्ले होगा। अब देखना रिजल्ट में हमें बीट सुनाई देंगी। अब देखो हमें हर सेकंड के अंदर एक बीट सुनाई दे रही है। 512 और 513 डिफरेंस 1 का है, तो आप देखो कि एक बीट सुनाई दे रही है हर सेकंड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता हूँ एक और। अब आप सुन सकते हो कि आपको 2 बीट सुनाई दे रही हैं, ज़्यादा बीट सुनाई दे रही हैं पर सेकेंड। ठीक है, और इंक्रीज़ करते हैं, ये 3 बीट्स हो गई पर सेकेंड, 4 बीट्स हो गई पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। 5, 6, 7, ठीक है, 7 बीट्स तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन अगर बीट्स की तादाद हम बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि अभी है एक 512 और दूसरे वाले को मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बढ़ा देता हूँ। अब आप सुनोगे तो आपको एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगा, अजीब-ओ-गरीब से जैसा भी सुनाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल बीट्स तो सुनाई नहीं दे रहे। अब ग्राफ के ज़रिए समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो मिसाल के तौर पे पहली वेव है y1, ये किस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक वेव है वो ट्रेवल कर रही है y1, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो कितनी वेव्स बन रही हैं एक सेकंड के अंदर। तो लेट्स से इसकी जो है वो एक सेकंड के अंदर बन रही हैं 4 वेव्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। और जो दूसरी वेव्स हैं उसकी समझ लो 4.5 वेव्स बन रही हैं। तो आप देखोगे तो उसकी ज़्यादा वेव्स हमें नज़र आएंगी। इसकी जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं वो कुछ ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है, 4.5 कर लेते हैं, या आप उसको 5 कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये देखो कि कब हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देगी और कब हमें मिनिमम लाउडनेस सुनाई देगी। देखो एक पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा जहाँ पर दोनों का क्रस्ट पे क्रस्ट लाई करेगा, और हमें पता है कि अगर क्रस्ट पे क्रस्ट लाई करता है तो क्या होता है। सबसे पहली बात है कि उसको हम कहते हैं कि ये दोनों वेव्स आ गए इन फेज़। अगर इन फेज़ आ गए, क्रस्ट पे क्रस्ट लाई करता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि दोनों साउंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमें एक लार्ज यानी कि लाउड साउंड सुनाई देगा, जो कि देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा लाउड साउंड है। अच्छा, फिर क्या हो गया, फिर अगर यहाँ पे देखो तो ये मैक्सिमम है और ये फिर मैक्सिमम के अक्रॉस ही कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट मैक्सिमम नहीं आ रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी फिर डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर क्रस्ट जो है वो लाई करेगा दूसरे के ट्रफ पे, यानी कि दोनों वेव्स यहाँ पर होंगी आउट ऑफ फेज़। और अगर दोनों ही आउट ऑफ फेज़ होंगी तो हमें पता है कि अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ लाई करता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें कोई साउंड की लाउडनेस सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम सुनाई देगी। और फिर इसी तरीके से चलते चलते जहाँ पर दोबारा से आप देखोगे कि क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्ट क्रस्ट लाई करेगा तो वहाँ पर देखने में आएगा मैक्सिमम लाउडनेस। तो याद रखो कि अगर दो वेव्स ओवरलैप करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता है। जहाँ पर क्रस्ट पे क्रस्ट आता है यानी कि दोनों इन फेज़ होती हैं तो लाउड साउंड सुनाई देता है, और फिर मिनिमम साउंड सुनाई देता है जहाँ पे आउट ऑफ फेज़ हों, फिर लाउड साउंड सुनाई देता है। तो मैंने बताया जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो तो जैसे ही वो ओवरलैप करेंगे तो नतीजे में जो हमें वेव्स मिलेंगी उनमें जो लाउडनेस है वो अल्टरनेट होती रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम में, यानी कि हमें साउंड सुनाई देगा फिर कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको भी सुनवाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स किस तरीके से है, कंसिडर कर लेते हैं दो वेव्स विद इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है। ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है, यानी 1 और 2 में इतना कोई फ़र्क नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। द डिस्प्लेसमेंट दैट ईच वेव प्रोड्यूसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, हम इक्वेशन के जरिए शो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल y1 और y2। अच्छा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये दोनों आ गया a0। ठीक है, अच्छा दोनों जो है वो डिपेंड कर रही हैं कौन से फंक्शन पे, कॉस पे, तो वो हो गया cos 2 f1 t, और यहाँ पे आ गया cos 2 f2 t। ठीक है, दो वेव्स हैं, ये आ गई 2 f1 t और दूसरी आ गई 2 f2 t। बस सिर्फ दोनों में फ्रीक्वेंसीज के फ़र्क है, बाकी डायरेक्शन भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये बात याद रखो, y1 y2 क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वेव्स की। जो वेव्स हैं 1 और 2 उनकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन है। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये दोनों वेव्स कंबाइन होती हैं, लेट y बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल Y से शो करेंगे। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, उसी को इस्तेमाल करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है नई वेव की उसको हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग। सो y1 प्लस y2 करेंगे, y1 की वैल्यू है a0 cos 2 f1 t और y2 की वैल्यू है cos 2 f2 t।
ठीक है, और ए नॉट को हमने दोनों में से ले लिया कॉमन। अब हम एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, तो उस इक्वेशन के मुताबिक जो अल्फ़ा था वो क्या था, अल्फ़ा था 2 पाई f1t और ये था 2 पाई f2t के बराबर। तो उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो 2, ये जो फार्मूले वाला 2 है उसको पहले लिख दिया हमने, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। और ए नॉट की वैल्यू जो कि लिखी हुई थी वो पिछले ब्रैकेट के अंदर, वो उसी तरीके से आ गई। अब फिर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो 2 पाई तो दोनों में कॉमन था, यहाँ पर आ गया f1 माइनस f2/2 इंटू कॉस 2 पाई f1 प्लस f2/2 इंटू टी। अच्छा, दोनों के साथ टी तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, तो टी को तो हम रहने देंगे, कॉमन ले लेंगे। ऐसा समझ लो कि हमने क्या किया, हमने 2 पाई को भी कॉमन ले लिया दोनों में से और टी को भी कॉमन ले लिया। और प्लस की वैल्यू को देखो, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस की वैल्यू को पहले या बाद में तो लिखा जा सकता है। तो हमने एक वजह है कि हमने f1 माइनस f2/2 को पहले लिख दिया और f1 प्लस f2/2 को बाद में लिखा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है जो कि y है, इक्वेशन नंबर 3 से जो हम शो कर रहे हैं, उसमें एक इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है f1 प्लस f2/2, जो मेन फैक्टर आ रहा है ना f1 प्लस f2 का। और जो एम्पलीट्यूड है, शुरू में लिखा हुआ होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि मैंने नीचे लिखा है। एम्पलीट्यूड है 2a0 cos 2 पाई f1 माइनस f2/2 इंटू टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस पूरी वैल्यू के अंदर देखो, 2 कांस्टेंट, a0 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, ये 2 कांस्टेंट, यानी कि अगर आप ये देखो कि कुछ अगर डिपेंड कर रहा है, जो इक्वेशन नंबर 4 है वो शो कर रही है कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है टाइम के लिहाज से, ठीक है, टाइम के लिहाज से ही वेरी कर रहा है। और सिर्फ किसके लिहाज से वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के लिहाज से। अच्छा जी, अब ये बात हम जानते हैं, इस फिगर में देखो कि आपको जो है ना, एक बीट के अंदर 2 मरतबा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है और 1 मरतबा मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है हर बीट में। ये एक बीट मैंने आपको बना के दिखाई भी ना, ये एक बीट को शो कर रही है। एक बीट के अंदर आप मैक्सिमम लाउडनेस देखोगे 2 मरतबा, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो अगर 2 मरतबा आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो मैक्सिमम बीट एम्पलीट्यूड है वो डिटेक्ट कर सकती है जब cos 2 पाई f1 माइनस f2/2 इंटू टी बराबर होगा प्लस या माइनस के बन के, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इन फैक्टर्स पे। तो अगर तो ये प्लस या -1 के बराबर होंगे तभी हम देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है, ये एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, देयर विल बी 2 मैक्सिमम ईच साइकिल, जो कि मैंने आपको बताया हर साइकिल में, हर बीट में 2 मैक्सिमम होते हैं। सिंस द एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी एज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, वेरी कर रहा है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है एफ बी, वो ट्वाइस होगा दिस वैल्यू के, यानी कि ये जो वैल्यू है जिस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, f1 माइनस f2/2, इस पर जो डिपेंड कर रहा है वो इसके ट्वाइस के बराबर होगा। और अगर इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो देखो, बताने की बात ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बीट्स भी तो वेरी करेंगी ना, तो नंबर ऑफ बीट्स भी वेरी करेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी जो है, क्योंकि 2 मरतबा होता है, ठीक है, हर साइकिल के अंदर 2 मैक्सिमा होते हैं, तो वो इसके ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्वाइस कर भी देता हूँ तो आप देखोगे 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फैक्टर आएगा f1 माइनस f2, ये बराबर आ जाएगा हमारी बीट फ्रीक्वेंसी के। और ज़रूरी नहीं है कि बीट फ्रीक्वेंसी में f1 माइनस f2 किया जाए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमें f2 में से f1 को माइनस करना पड़े। बस ये बात याद रखनी है कि अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, ताकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ जाए और बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लग जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है। और पता तो है ना, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितनी बीट्स हम सुनते हैं, जो कि मैक्सिमम 7 डिटेक्ट की जा सकती हैं।